अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है आज दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। तो कल हमने जिक्र की थी ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, या कल हमने अनदर एक टॉपिक था यस्टरडे का दैट इज द रिवॉल्यूशनरीज, जो पीरियड स्टार्ट हो गया था फ्रॉम 1830 टू 1848। पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बाद नेपोलियन का दौर, नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिव्स का दौर, कंजर्वेटिव्स के बाद किनका दौर, रेवोल्यूशनरीज का दौर। तो वो चेंजेस हमने कल पढ़े कि रेवोल्यूशनरीज के पीरियड में कौन कौन सी चेंज आ गई। लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझना होगा कि नेशनल रोमांटिक इमेजिनेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि नेशनलिज्म डिड नॉट कम about only through wars and territorial expansion. Culture played a very important role in the creating of the nation. Means कुछ रोमांटिक जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे या जो रोमांटिक जो इन चीजों पे बिलीव करते, किन चीजों पे, जिनका दावा ये था कि खाली वार से, खाली लड़ाई झगड़े से, खाली टेरिटरीज पे कब्जा करने से या इलाकों पे कब्जा करने से, कनकोर करने से खाली नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो जाएंगी, बल्कि हमें इन नेशनलिज्म के फीलिंग्स को डेवलप करना चाहिए थ्रू द रोमांटिक चीजों के जरिए। किन चीजों के जरिए? अब यहाँ पे मसला ये है कि रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक चीजें किसको कहते हैं। वो इन्होंने क्या कहा कि खाली वार से, खाली टेरिटरीज पे कब्जा करने से या अपने इलाके को एक्सपेंड करने से, किसी दूसरे इलाके पे कब्जा करने से खाली नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो जाएंगी। खाली इन चीजों से नहीं, बल्कि इन्होंने कहा कि कल्चर, या वी कैन से दैट फोक डांसेस, पोएट्री, म्यूजिक, इन चीजों से भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाएंगी। मीन्स रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब है खाली जो रोमांटिक नेशनलिस्ट लीडर्स थे तो उन्होंने कहा खाली वार से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो जाएंगी, खाली लड़ाई से, खाली बैटल से, खाली कॉन्फ्लिक्ट से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो जाएंगी, बल्कि कल्चर से, सॉन्ग से, नेशनल एंथम से, सिंबल से या पोएट्री से, इन चीजों से भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाएंगे। मीन्स जो रोमांटिक में ये आते हैं सिंबल्स, रोमांटिक में कल्चर आता है, रोमांटिक में सॉन्ग्स आते हैं, रोमांटिक में पोएट्री आती है, रोमांटिक में वर्नाक्युलर लैंग्वेजेस आते हैं, ओरिजिनल लैंग्वेजेस आते हैं, या वी कैन से दैट इसमें म्यूजिक आता है। और इन चीजों पे इन्होंने कहा कि इन चीजों के जरिए भी हम नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। दैट इज व्हाई मैंने यहाँ पे लिखा कि नेशनलिज्म खाली क्रिएट नहीं हो सकता है। नेशनलिज्म हम नहीं, किसी नेशन को हम खाली लड़ाई के बलबूते पे नहीं बना सकते हैं। हम लड़ाई झगड़े से, हाँ ये चीजें, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो हमने उनको यहाँ से भगाया, लेकिन खून खराब, बहुत ज्यादा बैटल्स भी हो गई। अगर आपको याद होगा रिवोल्ट हो गया, डिफरेंट जिसको कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और डिफरेंट लड़ाई झगड़ा हो गए। तो यहाँ पे हमने उन चीजों के जरिए लड़ाई से उनको यहाँ से निकाला गया। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीज थे, प्रोमिनेंट कंट्रीज, कुछ ऐसे यूरोपियन कंट्रीज थे जहां पे लड़ाई के बगैर ही नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो गई। तो यही जो रोमांटिक नेशनलिस्ट लीडर जो थे, जो इन चीजों पे बिलीव करते थे कि खाली खून खराबे से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लॉक सॉन्ग जो होते हैं, जो फ्लॉक पोएट्री होती है, जो सिंबल्स होते हैं, जो कल्चर है, हम इन चीजों के जरिए भी हम नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। हम एक देश भी बना सकते हैं इन चीजों पे, अगर हम कल्चर पे फोकस करेंगे। पुराने फ्लॉक सॉन्ग्स है या म्यूजिक है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो रोमांटिक नेशनल लीडर्स थे तो ये इन चीजों पे बिलीव नहीं करते थे कि खाली लड़ाई से, खाली वार से, इन चीजों से। यस, तो मैं ये कह रहा था कि इन चीजों के जरिए खाली हम ये कह सकते हैं कि खाली वार से हम नेशन फीलिंग्स को डेवलप नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इन सिंबल्स के जरिए भी नेशनल फीलिंग्स को डेवलप कर सकते हैं। तो जो ये रोमांटिक नेशनलिस्ट जो लीडर्स थे वो कंटिन्यूअसली क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। वो साइंस को क्रिटिसाइज करते थे। क्यों? वो कहते थे कि इन साइंस के जरिए वेपन्स बन गए, गन्स बन गए, बॉम्ब्स बन गए, इन साइंस की वजह से बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी वजूद में आ गई, जिसकी वजह से वार्स, बैटल्स एटसेट्रा। दैट इज व्हाई कि हम क्रिटिसाइज करन साइंस एंड रीजन को, क्योंकि ये कहते थे कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा वेपन्स हमारे पास आ गई। क्योंकि जो ये थे, ये वार पे बिलीव ज्यादा फोकस नहीं करते थे, बल्कि ये किन चीजों पे फोकस करते थे?
सिंबल कौन से सिंबल? फोक सॉन्ग्स, पोएट्री, डांस या अनदर सिंबल, लैंग्वेज आल्सो, कल्चर आल्सो। तो इन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को कल्चर के बेस पे इकट्ठा कर सकते हैं, कल्चर के बेस पे हम यूनाइट हो सकते हैं, या अगर हम फोक सॉन्ग्स, जिस तरह अगर हम आपको ये ज़हन में होगा कि फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्लैग है, तो वहां पे इररेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कलर, रिलीजन, वहां पे तो सारे रेस्पेक्ट करते हैं उस फ्लैग को। या वी कैन से दैट जो नेशनल एंथम है हमारा, तो वहां पे सारे लोग इररेस्पेक्टिव ऑफ क्रीड, कलर, रिलीजन, कास्ट, सारे तो वहां पे यूनाइट हो जाते हैं, सारे तो वो सुनते हैं, चाहे वो अपर कास्ट का है या लोअर कास्ट का, वो तो हर किसी के लिए इक्वल है। तो इसी तरह ये जो रोमांटिक इमेजिनेशन, तो ये इन चीजों पे फोकस करते थे कि स्पेशली खाली लड़ाई झगड़े से खाली वार से हम नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम इन चीजों के जरिए भी नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अनदर अगर हम कुछ कंट्रीज की स्टोरी पढ़ेंगे, सबसे पहले जर्मनी का एक फिलोसोफर था जिसका नाम था जॉन गुटेनफ्रेड हर्डर। क्या था उसका नाम? जॉन गॉटफ्रेड हर्डर। ये याद रखना, ये एक पर्सनल फिलोसोफर था। तो इसने कहा कि जर्मनी में, ये याद रखना, तो जर्मनी का था, इसने कहा कि फ्लॉक सॉन्ग्स, पोएट्री, फ्लॉक डांसेस, ये है ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन। क्या है बेटा? ट्रू स्पिरिट। ये भी इन चीजों पे बिलीव करते थे, खाली लड़ाई झगड़े से, खाली खून खराबे से, खाली इलाकों पे कब्जा करने से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो जाए। हाँ, हो सकती है, लेकिन इसके बगैर भी कहते थे कि अदर कुछ चीजें हैं जिन चीजों के जरिए हम नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाई जो ये जॉन गुटेनफ्रेड जो हर्डर था, ये फिलोसोफर था जर्मनी का, तो इसने भी इन चीजों पे जोर दिया कि हम जर्मनी को यूनिफाई कर सकते हैं, हम जर्मनी में यूनिटी ला सकते हैं। लेकिन इसने कहा कि यूनिटी कैसे ला सकते हैं? इसने कहा कि अगर हम इन सॉन्ग्स, कल्चर वल्चर, इन चीजों को हम करेंगे, इन पे फोकस करेंगे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे फोकस करेंगे, तो हम इस यूनिटी हो सकती है। हमें हमारे दिलों में, हमारे जहनों में तो नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो सकते हैं। तो दैट इज व्हाई या अनदर अगर हम एक कंट्री की बात करेंगे, दैट इज पोलैंड। कहां की बेटा? पोलैंड एक ऐसा इलाका था, एक ऐसी कंट्री थी जो डिवाइड हो गई थी डिफरेंट इलाकों में, जो बट गई थी डिफरेंट टेरिटरीज में, और डिफरेंट मेन यूरोपियन पावर्स, दैट इज पर्शिया या ब्रिटेन, अदर कंट्रीज, अदर इन पे कब्जा करते थे, रूल करते थे पोलैंड। लेकिन क्या हो गया था? तो वहां पे एक ऐसा पर्सन था, दैट इज रोमांटिक नेशनलिस्ट लीडर, जिसका नाम था कार्ल कुरपिस्की। क्या था उसका? कार्ल कुरपिस्की। ये याद रखना, KORL, KURIS, कार्ल कुरपिस्की। ये नेशनलिस्ट, रोमांटिक नेशनलिस्ट लीडर था। ये रोमांटिक नेशनलिस्ट सिंबल उस पे फोकस करता था। तो यहाँ पे अगर हम आपके बुक पे भी लिखा है कि दो फ्लॉक डांसेस, एक है माजुरुक या वी कैन से द माजुरका, अनदर है दैट इज द पोलोनेज। ये याद रखना, दो डांसेस, फ्लॉक डांसेस। ये डांसेस जो थे बेटा, ये पोलैंड के थे। कहाँ के थे बेटा? जिस तरह इसके कश्मीर या से डांस रो, सुना बेटा, क्या है बेटा? फ्लॉक डांस जो हमारा है वो क्या है? रो। इसी तरह जो पोलैंड का जो डांस था, पोलैंड में दो डांस उस वक्त आम थे, दैट इज द पोलोनेज एंड माजुरका। एंड माजुरका, ये क्या है बेटा? दो डांसेस का नाम। और एक कुरपिस्की ये क्या करता था? ये लोगों को बुलाता था, लोगों को इनवाइट करता था डिफरेंट जगहों पे, फिर उनको डांस आपस में करवाता था। क्या करवाता था? डांस करवाता था। यही दो डांस। कौन दो डांस? माजुरका एंड पोलोनेज। दीज आर द टू फ्लॉक डांसेस। ये दो फ्लॉक डांसेस थे। कहां के बेटा? पोलैंड के। तो जब इसको कहा गया आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जब लोग इकट्ठे आते हैं किसी फेस्टिवल में, किसी फंक्शन में, या किसी जगह हमने लोगों को जमा किया, जब ये आपस में डांस करते थे, तो इनमें कुछ आपस में यूनिटी हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा? यूनिटी, अफेक्शन, लव एंड अफेक्शन शिमर पान होएगा सर। तो इसकी वजह से इनमें नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा डीपली पढ़ोगे, जो पोलैंड था, पोलैंड में मैक्सिमम जो मेजर पार्ट था वो रशिया के अंडर था। किसके अंडर था? ये याद रखना, किसके अंडर था? रशिया के अंडर था पोलैंड। आपको पता ही है कि रशिया की लैंग्वेज क्या है? रशियन। क्या है बेटा? रशियन। और पोलैंड की लैंग्वेज क्या है? पोलिश। क्या है बेटा? पोलिश लैंग्वेज क्या थी? पोलैंड की।
तो ये आप ध्यान में रखो कि पोलैंड का एक ऐसा पार्ट था, एक ऐसा इलाका था जो किसके अंडर था, रशिया के अंडर, और मीनस रशिया की कॉलोनी थी वहां पे। पोलैंड उसने आजाद किए और डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज पे रूल करते थे। कंट्री वन दैट इज रशिया। तो रशिया जब रूल कर रहा था पोलैंड पे, तो उसने वहां पे उनको प्रेशराइज किया था किस बात पे कि आप रशियन लैंग्वेज यूज करो। क्या करो बेटा, रशियन लैंग्वेज। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, चर्चेस में, बाजार्स में, मार्केट्स में, कॉलेजेस में आप रशियन लैंग्वेज यूज करो। अगर अब कोई पर्सन रशियन लैंग्वेज में बात नहीं करता था, अगर कोई स्कूल में कोई टीचर होता था, ये रशियन लैंग्वेज पोलैंड का कारण, अगर कोई पोलैंड में कोई स्कूल होता था या कॉलेज होता था, अगर वहां पे एक टीचर लेक्चर नहीं देता था रशियन लैंग्वेज में, तो उसको निकालते थे स्कूल से। अगर कोई बच्चा वहां पे पॉलिश लैंग्वेज में बात करता था, उसको निकालते थे स्कूल से। कहां पे बेटा, पोलैंड में। किसके अंडर था, रशिया के अंडर था। तो दैट इज व्हाई कि रशिया ने उनको कंपलसरी की थी कि चाहे आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हासिल करो वो रशियन लैंग्वेज में, चाहे आप चर्चेस में इबादत करो किस लैंग्वेज में, रशियन लैंग्वेज में, चाहे आप मार्केट्स में, बाजार्स में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। ये टीचर्स को भी कंपलसरी था, स्टूडेंट्स को भी कंपलसरी था कि रशियन लैंग्वेज यूज करो। लेकिन एक्चुअली उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज क्या थी, पॉलिश। लेकिन अगर कोई पॉलिश लैंग्वेज में बात करता था स्कूल में, अगर कोई कॉलेज में पॉलिश लैंग्वेज में बात करता था, चाहे वो टीचर होता था या स्टूडेंट होता था, तो उनको दोनों को निकालते थे। इतना जुल्म हो रहा था। लेकिन इस पोलैंड ने तो लड़ाई नहीं की रशिया के साथ, इस पोलैंड ने तो वार नहीं की रशिया के साथ, इसने बैटल्स नहीं की, इसने कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया, बल्कि क्या किया इस पोलैंड ने किया, क्या काम, इसने ये निकले बाजारों से तो इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज में स्लोगन्स दिए। किस लैंग्वेज में, मीन्स इन्होंने वहां पे पॉलिश लैंग्वेज एज यूज किया एज ए नेशनल सिंबल, स्ट्रगल के लिए। ये याद रखना, किस पर्पस के लिए, जब इन पोलैंड के लोगों ने स्ट्रगल की तो ये वहां पे नारे देते थे, लेकिन किस लैंग्वेज में, पॉलिश लैंग्वेज में। इन्होंने स्ट्रगल की, इन्होंने कहा यही कि हमारी जो मादरी जबान है, हमारी जो अपनी लैंग्वेज है, हम उसी में पढ़ेंगे, हम उसी लैंग्वेज में बात करेंगे, हम उसी लैंग्वेज में एजुकेशन हासिल करेंगे। लेकिन जो रशिया की कॉलोनी थी पोलैंड, लेकिन जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इन्होंने वार उस वक्त जिस तरह हमने वार किया किनके साथ, ब्रिटिशर्स के साथ, चाहे वो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज कॉल्ड द रिवोल्ट, उसमें भी बहुत ज्यादा शहीद हो गए, जिनको हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मंगल पांडे को फांसी, अदर प्रोमिनेंट लीडर्स या डिफरेंट पॉलिसीज बनाई गई। लेकिन हम ये कह सकते हैं बेटा यहाँ पे कि एक और चीज कि पोलैंड में उसने वार नहीं किया रशिया के साथ, लेकिन जब वो निकले, जब वो स्कूल से निकले या जब वो बाजार से प्रोटेस्ट करते थे, तो उन्होंने वहां पे नेशनल, उन्होंने अपनी लैंग्वेज यूज की, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज यूज की, उन्होंने पॉलिश लैंग्वेज को एज ए नेशनल स्ट्रगल के लिए यूज की। तो एट लास्ट वही हो गया कि वो गालिब हो गए प्लेट आवर्स में। लेकिन रशिया ने उसके यूज क्या किया, रशिया ने उनको बहुत साल को जलाई वतन किया गया, बहुत साल साइबेरिया, ठीक है बेटा, वहां पे उनको डाला गया, मीन्स जेल में पनिशमेंट दी थी। क्यों, क्या आपने पॉलिश लैंग्वेज यूज क्यों की। लेकिन अगर मैं ये कह रहा था कि अगर हम इस रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग्स, तो ये आपको समझ आना चाहिए कि या तो ऐसा समझूंगा कि इनका थॉट ये था, जो रोमांटिक नेशनल लीडर्स थे, इनका मानना ये था, ये इस थॉट पे बिलीव करते थे, खाली लड़ाई से, खाली कॉन्फ्लिक्ट से, खाली बैटल से, खाली इलाकों पे कब्जा करने से, खाली कॉलोनीज बनाने से नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप नहीं हो सकती है। बल्कि अदर कुछ ऐसे सिंबल्स है, बल्कि अदर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से हम नेशनलिज्म की फीलिंग्स अपने आप में, अदर्स के दिलों में, अदर्स के दिमाग में हम डेवलप कर सकते हैं। तो वो क्या चीज थे, वो कौन से चीज थे जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग्स। तो इन्होंने कहा दैट इज द कल्चर, इन्होंने कहा दैट इज फ्लॉक सॉन्ग्स, दैट इज पोएट्री, दैट इज डांसेस, अगर हम अदर चीजें, लैंग्वेज आल्सो, लैंग्वेज आल्सो, हम इन चीजों के जरिए नेशनलिज्म की फीलिंग्स लोगों के दिलों में डेवलप कर सकते हैं। हम इसके बेस पे लोगों को यूनाइट कर सकते हैं, हम इसके बेस पे देश बना सकते हैं, हम इसके बेस पे कॉल जो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं हम उनके साथ लड़ेंगे इसके बेस पे। दैट इज व्हाई ये था हमारा टॉपिक।
दैट इज द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल। अब आपको ये चीज समझना होगा कि रोमांटिक इमेजिनेशन का वनन मीन सिंबल्स किसको बेटा सिंबल्स में कल्चर, सिंबल्स में लैंग्वेज, पोएट्री, म्यूजिक, डांसेस, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, इनको कहते हैं बेटा रोमांटिक इमेजिनेशन। क्या कहते हैं बेटा? तो दैट इज व्हाई इनका था जिस तरह कॉर्पुस की, जिस तरह जॉन गुड फ्रेंड जो हेडर था, जिस तरह पोलैंड के लोगों ने किया, उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन उन्होंने उनके साथ लड़ाई नहीं की, बल्कि उन्होंने निकले, उन्होंने पोलिश लैंग्वेज यूज की, उन्होंने कहा हम इस पोलिश लैंग्वेज के जरिए हम उनको हराएंगे। किनको? रशिया को। दैट इज व्हाई इन चीजों पे बिलीव करती थी, ये इन चीजों पे इनका मानना यही था कि नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स। खाली नेशनलिज्म फीलिंग डेवलप या नेशन नहीं बन सकता है खाली थ्रू द वार्स, जंग से या इलाके को एक्सपेंड करने से, किसी इलाके पे कब्जा करने से, बल्कि कल्चर इज रोमांटिक सिंबल। ठीक है बेटा? कल्चर प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग ऑफ द नेशन। हम अपनी नेशन को बिल्ड कर सकते हैं, हम अपनी नेशन की बुनियाद डाल सकते हैं, हम किसी कॉलियर पावर को हरा सकते हैं, लेकिन वार के बलबूते पे नहीं, हम इन सिंबल्स के बलबूते पे हम उनको हरा सकते हैं। अगर आप हिस्ट्री ब्रॉडली पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा ऐसे कंट्रीज थे जिन्होंने इन चीजों के जरिए कंट्रीज को हराया, रोमांटिक सिंबल्स के जरिए। किन सिंबल्स के जरिए? जिस तरह मैंने अभी कहा पोलैंड एंड कोरिया, तुमको पोलिश लैंग्वेज यूज, उन्होंने मजरूक एंड पोलोनेज डांसेस यूज किए अपने नेशन को बिल्ड करने के लिए, लोगों को यूनाइट होने के लिए। बेटा ये समझ आया? अच्छे तरीके से इसको कहते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन नेशनल, अच्छे तरीके से।